जय हिंद बच्चों। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी के एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसे देखिए। देखिए यहाँ कह रहा है कि माई मदर टोल्ड मी दैट इन हर चाइल्डहुड सी वॉज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। कह रहा है कि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वह अपने बचपन में रोज स्कूल जाया करती थी। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला पार्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ माई मदर टोल्ड मी। माई मदर टोल्ड मी, ये देखिए आपका पास्ट में लिखा हुआ है। मेरी माँ ने मुझसे कहा, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो टेल वर्ब होती है ये डायट्रांजिटिव वर्ब होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर टेल वर्ब लिखी हुई है तो ये टेल वर्ब जो होती है ये आपकी डायट्रांजिटिव वर्ब होती है। कहने का मतलब इसको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ये डायट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसे दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो एक ऑब्जेक्ट देखिए आपका यहाँ पर मी लिखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ मी लिखा हुआ है, और दूसरा ऑब्जेक्ट दैट कंजंक्शन के साथ ये जो पूरी की पूरी क्लॉज है ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इन हर चाइल्डहुड लिखा हुआ, ये आपका टाइम है। ये जो इन हर चाइल्डहुड लिखा हुआ ये आपका टाइम है। अब सोचने वाली बात है कि ये कौन सा टाइम है, हमको ये पता लगाना है कि ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपका पास्ट का टाइम है। कोई बचपन के बारे में, वो अपने माँ के बचपन की बात कर रहा है, तो ये टाइम आपका पास्ट का है। ये आपका पास्ट का टाइम हो गया। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि वह अपने बचपन में रोज स्कूल जाया करती थी। तो देखिए यहाँ पर एवरीडे लिखा हुआ है, इस एवरीडे का मतलब ये हो गया कि ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। अगर कोई काम रोज होता है तब वो आपका हैबिचुअल एक्शन हो जाता है, वो हैबिट हो गई। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, हैबिट आपका प्रेजेंट की हैबिट भी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, हैबिट आपकी प्रेजेंट की हैबिट भी हो सकती है। अगर कभी भी प्रेजेंट की हैबिट है, अगर कोई हैबिट है, और अगर कोई हैबिट है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर कोई हैबिट है और ये हैबिट अगर प्रेजेंट की हैबिट है, ध्यान दीजिएगा, हैबिट अगर प्रेजेंट की हैबिट हो सकती है। अगर हैबिट प्रेजेंट की है तब प्रेजेंट के हैबिट को एक ही टेंस में लिखा जाता है और वो आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट के हैबिट को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर कहीं पर पास्ट के हैबिट लिखा हुआ रहे, अगर कहीं पर प्रेजेंट की हैबिट नहीं बल्कि पास्ट की हैबिट लिखी हुई है, तो पास्ट के हैबिट को हम लोग तीन तरीके से लिखते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, पास्ट के हैबिट को तीन तरीके से लिखा जाता है। पहला तरीका होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहला तरीका होता है पास्ट के हैबिट को लिखने का, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख दीजिए। दूसरा तरीका होता है कि आप यूज्ड टू का प्रयोग कर दीजिए। पास्ट के हैबिट को बतलाने के लिए आप यूज्ड टू का प्रयोग कर दीजिए। और तीसरा तरीका होता है कि आप वुड का प्रयोग कर दीजिए। आप वुड का प्रयोग कर दीजिए, तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट के हैबिट को बतलाने के लिए केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, लेकिन पास्ट के हैबिट को बतलाने के लिए आप तीनों चीज का यूज कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, यूज टू और वुड का यूज। तो देखिए ये पास्ट की हैबिट है, तो अगर पास्ट की हैबिट बतलाई जा रही है तो ये जो वॉज गोइंग लिखा हुआ ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिख दिया गया। ये जो वॉज गोइंग लिखा हुआ है ये वॉज गोइंग आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा। यहां पर आप चाहें, यहां पर आप चाहें तो तीन चीज का यूज कर सकते हैं। इसके बदले आप चाहें तो यहां पर आप वेंट लिख दीजिए, सी वेंट, सी वेंट टू स्कूल, या सी यूज्ड टू गो। आप चाहे तो कर दीजिए सी यूज्ड टू गो कर दीजिए, या आप चाहे तो सी वुड गो। तीनों में से आप कुछ भी कर दीजिएगा, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। बस यही आपका एरर था। ठीक है, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, प्रेजेंट के हैबिट को बतलाने के लिए केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन पास्ट के हैबिट को बतलाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट, यूज टू और वुड तीनों का यूज करते हैं। अब एक बात और देखिएगा, यहाँ पर एवरीडे लिखा हुआ है, इस बात को समझ लीजिए। देखिए एवरीडे दो तरह का एवरीडे होता है। एक एवरीडे जो होता है वो एवरी और डे अलग अलग करके लिखा होता है, एक आपका एवरी और डे अलग अलग लिखा होता है, और एक एवरीडे एक ही में लिखा होता है। एक एवरीडे आपका एक ही में लिखा होता है। तो ये जो अलग अलग लिखा होता है एवरी और डे, ये आपका एडवर्ब होता है।
ये आपका एडवर्ब होता है और इसका अर्थ होता है डेली। ये एडवर्ब होता है, इसका अर्थ होता है डेली। लेकिन ये जो एक में लिखा होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है और इसका अर्थ होता है रूटीन। कोई भी चीज जो होता है ये रूटीन को बतलाता है, ये रूटीन को बतलाता है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने लिखा दिस इज एन एवरीडे टेंशन, यह रोज का टेंशन है। तो देखिए टेंशन यहाँ पर आपका नाउन है, ये जो टेंशन है ये टेंशन आपका नाउन है और ये जो एवरीडे यहाँ पर लिखा हुआ ये एवरीडे आपका एडजेक्टिव है। नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि एवरी और डे जब अलग अलग होता है तब ये एडवर्ब होता है और जब एक साथ होता है तब वो आपका एडजेक्टिव होता है। और एक बात और याद रखनी है कि अगर प्रेजेंट की हैबिट है तब उसको केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे और पास्ट के हैबिट को तीनों तरीके से लिख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, यूज्ड टू और वुड। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट योर ओपिनियन डिफर्स फ्रॉम हर, ये लिखा हुआ। अब एक बात सबसे पहले आप समझिए कि देखिए यहाँ पर देयर के बाद इज लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि देयर के बाद आप चाहे तो सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं या प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। तो देयर के बाद जैसा नाउन रहता है वैसे वैसा ही वर्ब का यूज होता है। देयर के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो देखिए पॉसिबिलिटी सिंगुलर है तो वर्ब आपका यहाँ पर सिंगुलर है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अब देखिए तो गलती कहाँ है, एक सेंटेंस लिखते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा आई नो हर, मैं उसे जानता हूं। एक सेंटेंस हमने और लिखा आई नो हर नेम, मैं उसका नाम जानता हूं। आई नो हर नेम, ठीक है। अब आप यहां पर देखिएगा ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है, ये जो आई लिखा हुआ ये आई आपका सब्जेक्ट है, नो जो लिखा हुआ है नो आपके यहाँ पर वर्ब है और ये जो हर लिखा हुआ हर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ये जो हर है ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये आई आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, नो जो लिखा हुआ है नो आपके यहाँ पर वर्ब है और ये जो हर लिखा हुआ ये हर आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये हर आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है और नेम आपका ऑब्जेक्ट है। ये जो नेम लिखा हुआ है नेम आपका ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो हर लिखा हुआ हर आपका प्रोनाउन भी होता है और ये हर एडजेक्टिव लिखा हुआ, देखिए ये जो हर लिखा हुआ है एक हर प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन होगा और एक हर आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं भी हर लिखा होता है तो हर दो चीज का काम करता है, या तो ये आपका प्रोनाउन हो सकता है या नहीं तो आपका एडजेक्टिव हो सकता है। ये प्रोनाउन भी हो सकता है और ये आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये एक सेंटेंस और लिखते हैं, देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा, यू आर टॉलर देन मी, यू आर टॉलर देन मी, हमने ये सेंटेंस लिखा। और अब आपसे कोई पूछे कि बता ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है या गलत लिखा है तो आप क्या बोलिएगा, ठीक है। तो इसको समझने से पहले एक चीज और समझते हैं। देखिए हमने यहां पर एक चीज लिखा, हमने यहां पर लिखा माइंड, ये माइंड, ये माइंड जो होता है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है और इसका मतलब होता है माई प्लस नाउन। माइंड में ऑलरेडी आपका एक नाउन छिपा होता है। हमने यहां पर लिखा योर्स, योर्स का मतलब हो गया योर प्लस नाउन, इसमें आपका एक नाउन आपका ऑलरेडी छिपा हुआ, योर प्लस नाउन हो गया। हमने यहां पर लिखा हर्ष, हर्ष, हर्ष में आपका एक नाउन छिपा है और वो नाउन है हर प्लस नाउन, ठीक है। तो पॉसेसिव प्रोनाउन में ऑलरेडी एक नाउन छिपा होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, उसमें नाउन लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, अब यहां पर देखिए यू आर टॉलर देन मी, अब ये जो देन लिखा हुआ है देन के बाद हम लोग जो लिखते हैं उसी की तुलना करते हैं। ये देन आपका कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है और इसके बाद हम लोग जो लिखते हैं उसी की तुलना करते हैं। तो तुलना हम लोग मी की कर रहे हैं और मी आपका ऑब्जेक्ट है और इसकी तुलना हम लोग कर रहे हैं यू से कर रहे हैं, यू आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। बताइए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तुलना हो सकती है? नहीं।
तुलना हमेशा समान चीज में होती है। सब्जेक्ट की तुलना जब भी होगी तो सब्जेक्ट से होगी, ऑब्जेक्ट की तुलना जब भी होगी तो ऑब्जेक्ट से होगी। तो यू आपका सब्जेक्ट है, तो मी को भी यहाँ पर सब्जेक्ट कर दीजिए, मी के बदले यहाँ आई कर दीजिए। अब सेंटेंस आपका ये सही हो गया। अब आइए क्वेश्चन पर, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी, काफी संभावना है किस चीज की। तो अब देखिए दैट यहाँ पर आपका कंजंक्शन है, और इसके बाद आपका सेंटेंस लिखा हुआ है योर ओपिनियन डिफर्स फ्रॉम हर। तो अब देखिए ये फ्रॉम आपका यहाँ पर प्रेपोजिशन है, ये जो फ्रॉम लिखा हुआ ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो ये जो हर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये हर आपका ऑब्जेक्ट है। और इसकी तुलना किससे की जा रही है, तो इसकी तुलना की जा रही है योर ओपिनियन से, कि आपका ओपिनियन डिफर करता है उससे, उससे नहीं उसके ओपिनियन से डिफर करता है। हम कहना चाह रहे हैं कि आपका ओपिनियन, ओपिनियन आपका निर्जीव है, और अगर हम हर से तुलना करेंगे तो हर तो आपका सजीव हो गया, ठीक है, तो निर्जीव और सजीव की तुलना हो नहीं सकती है। तो ये कहना चाह रहा है कि आपका ओपिनियन उसके ओपिनियन से डिफर करता है। तो यहां पर एक ओपिनियन लिखना पड़ेगा, हर ओपिनियन। तो अगर आप हर ओपिनियन लिख दीजिएगा तो यहां पर देखिए ओपिनियन और ओपिनियन आपका रिपीट हो जाएगा। तब आप क्या कीजिए, हर ओपिनियन मत लिखिए, यहां पर केवल हर के बदले क्या कर दीजिए, हर्ष कर दीजिए। और अभी हमने कहा था कि हर्ष में आपका एक नाउन क्या है, अंडरस्टूड है, तो ये हर के बदले यहां पर क्या कर दीजिए, हर्ष कर दीजिए। सेंटेंस आपका सही हो गया। एक बात और समझिएगा, देखिए डिफर लिखा हुआ है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, डिफर के बाद हमेशा ही फ्रॉम का यूज होता है। अगर कहीं पर डिफर लिखा है या डिफरेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, डिफर लिखा हुआ है तो डिफर या डिफरेंट कुछ भी लिखा हुआ है उसके साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। ये आसान क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। देखिए आपने पढ़ा है कि अगर कहीं भी डू लिखा होता है, अगर कहीं भी डज लिखा होता है, या अगर कहीं पर डिड लिखा होता है, डू डज डिड अगर कहीं भी लिखा है तो इसके बाद हमेशा ही V1 का यूज होता है। अगर कहीं भी डू डज डिड लिखा हुआ है तो आपका V1 का ही यूज होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका डिड लिखा हुआ है, यहां पर आप देखिएगा डिड लिखा हुआ है, और डिड के बाद देखिए यहां पर प्रिपेयर्ड लिखा हुआ है, ये प्रिपेयर्ड आपका V2 है। तो बताइए डिड के बाद V2 का यूज होगा, नहीं होगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पर प्रिपेयर्ड लिखा हुआ है, इस प्रिपेयर्ड को हटाएंगे और इसके बदले हम लोग प्रिपेयर कर देंगे। लेकिन फिर सोचिए, अगर यह सेंटेंस केवल यहीं तक लिखा होता, अगर इस सेंटेंस में ये नहीं लिखा होता, अगर यहां पर ये येट नहीं लिखा होता, तब हमारा सेंटेंस सही होता, ठीक है ना। अगर येट नहीं लिखा होता तब हमारा सेंटेंस सही हो जाता। अब येट लिखा हुआ है, येट का मतलब क्या होता है, येट का मतलब होता है अब तक, येट का मतलब होता है अब तक। अब तक का मतलब कब तक, अब तक का मतलब हो गया पास्ट प्लस प्रेजेंट, अब तक का मतलब हो गया पास्ट प्लस प्रेजेंट, यानी कि पास्ट से लेकर के अब तक। तो अब तक का मतलब हो गया पास्ट प्लस प्रेजेंट। तो ये जो टाइम लिखा हुआ है येट, इस येट में दो टाइम इंक्लूड है, पास्ट का भी इंक्लूड है और प्रेजेंट का भी इंक्लूड है। अब एक बात समझिएगा, अगर कभी भी टाइम के रूप में, अगर कभी भी टाइम के रूप में केवल प्रेजेंट लिखा हुआ रहे, अगर कभी भी टाइम के रूप में केवल प्रेजेंट लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, तब उस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, तब उस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी टाइम के रूप में पास्ट हो, अगर कभी भी टाइम के रूप में पास्ट हो, तब उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। टाइम के रूप में अगर पास्ट होता है तब उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। लेकिन अगर कभी भी टाइम के रूप में पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी टाइम के रूप में पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों लिखा होता है, तब वहां पर टेंस के रूप में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, तब वहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पास्ट प्लस प्रेजेंट, अगर टाइम के रूप में पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों होता है, तब वहां हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहां पर हमको प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, तो ये जो यहां पर ये लिखा हुआ है प्रिपेयर,
आपने प्रिपेयर्ड को प्रिपेयर किया, ये आपका ये नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है, प्रिपेयर आपका बिल्कुल सही है। बस केवल ये जो डिड लिखा हुआ डिड को हटाइए, डिड के बदले हैज कर दीजिए, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर दीजिए। सी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट, और अब सेंटेंस आपका सही हो गया। आपने ये वाला पढ़ा है ना, सी हैज नॉट कम येट, सी हैज नॉट कम येट। तो देखिए यहां पर येट लिखा हुआ है, ये वाला येट लिखा हुआ है, और येट के कारण देखिए हमने क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। येट के कारण हमने यहां पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है, यहां से यहां तक ये देखिए, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। येट के कारण आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कभी भी टाइम के रूप में पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों होता है, तब उस टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ यू वांट टू विन द रेस यू नीड टू बिलीव इन यू, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि यदि आप रेस को जीतना चाहते हैं, आपको खुद में विश्वास होना चाहिए। ठीक है, अब एक सेंटेंस लिखते हैं, इसको समझने के लिए हमने एक सेंटेंस लिखा, यहां पर ही हैज इनवाइटेड, यू एंड माई सेल्फ। अब कोई पूछे कि बता ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा? तब आप कहिएगा कि ये यहाँ पर ही जो लिखा हुआ है, ये ही आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैज इनवाइटेड जो यहाँ पर है, ये हैज इनवाइटेड आपकी यहाँ पर वर्ब है। और यू एंड माई सेल्फ जो लिखा हुआ, ये यू एंड माई सेल्फ आपका ऑब्जेक्ट है। यू एंड माई सेल्फ आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए, यू आपका ऑब्जेक्टिव केस में है और माई आपका रिफ्लेक्सिव केस में है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में केवल तब करते हैं जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो। ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम रहता है, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, तब वहां पर हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करके हम लोग रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, तब वहां हम लोग रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ यू वांट टू विन द रेस, यदि आप रेस जीतना चाहते हैं, तो यहां तक कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, यहां से यहां तक कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, यदि आप रेस को जीतना चाहते हैं। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि यू नीड टू बिलीव इन यू। अब देखिए, यू आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये यू जो लिखा हुआ, ये यू आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, और इन आपका यहाँ पर ये प्रेपोजिशन है। ये जो इन लिखा हुआ है, ये इन आपका यहाँ पर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज होता है, तो ये यू आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब गौर कीजिएगा, यू देखिए यहाँ पर, यही यू आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, और यही यू देखिए यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। बताइए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाता है, तब वहां ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करके रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं। तो ये यू जो लिखा हुआ है, यू को हटाइए और यू के बदले योर सेल्फ कर दीजिए, यहां लिख देते हैं, यू के बदले आप योर सेल्फ कर दीजिए। अब सेंटेंस आपका सही हो गया, यू के बदले योर सेल्फ कर दीजिए, सेंटेंस सही हो गया। तो याद रखिएगा, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, तब वहां हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए, देखिए यहां पर देखिए आपका नीड लिखा हुआ है, और ये नीड आपका मेन वर्ब है। ये जो नीड लिखा हुआ है, ये नीड आपका यहाँ पर मेन वर्ब है। अगर कभी भी, नीड और डेयर कहीं भी लिखा होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी नीड लिखा हुआ रहे या डेयर लिखा हुआ रहे, दो चीज लिखा हुआ है, तो इसका यूज हम लोग दोनों तरह से करते हैं। नीड और डेयर का यूज आप चाहे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, और इसका यूज आप चाहे तो मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, दोनों तरह से होता है। जब नीड और डेयर का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, तब इसके बाद केवल V1 का यूज होगा। लेकिन जब इसका यूज मेन वर्ब के रूप में होता है, तब इसके बाद हम लोग 2+V1 का यूज करते हैं। तो देखिए ये मेन वर्ब है, तो यहाँ पर देखिए 2+V1 का यूज हुआ, 2+V1 का यूज हुआ। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि अगर कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, तब वहां ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करके हम लोग रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, हमने एक सेंटेंस लिखा, ही
हर्ट मतलब चोट पहुंचाया, ही हर्ट हिम या हिमसेल्फ। आपको बताना है कि यहां पर दोनों में से क्या होगा, ही हर्ट हिम होगा या ही हर्ट हिमसेल्फ होगा, दोनों में से क्या होगा, सिर्फ हमको ये बतला दीजिए, ही हर्ट हिम होगा या ही हर्ट हिमसेल्फ होगा, दोनों में से क्या होगा। तो याद रखिएगा ये दोनों सही है, बस मीनिंग अलग अलग है। हिम भी आपका सही है और हिमसेल्फ भी सही है। अगर हम हिम लिखते हैं तो इसका मतलब ही और हिम दोनों अलग अलग व्यक्ति है, ही जो और हिम दोनों अलग अलग है। और हिमसेल्फ लिखते हैं तो ही और हिमसेल्फ दोनों एक ही व्यक्ति है। ये हिम मतलब हो गया अलग अलग, इसका मतलब हो गया अलग अलग व्यक्ति, ही और हिम आपका दोनों अलग अलग व्यक्ति है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग है। लेकिन अगर हम हिम सेल्फ लिखते हैं तो ही और हिम दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों आपका एक ही व्यक्ति है। तो याद रखिएगा अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है तब वहां हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करके रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं। तो यहां पर ये दोनों ही आपका सही है, आप हिम लिखिएगा फिर भी सही है और हिमसेल्फ लिखिएगा फिर भी सही है। बस हिम का अर्थ हो गया कि उसने चोट पहुंचाया किसी और को, और हिमसेल्फ का अर्थ हो गया कि उसने खुद को चोट पहुंचाया। एक सेंटेंस और देखिए, देखिए इसको देखिए, कह रहा है कि वर इट दे हु वर एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग नेबर्स कार। सबसे पहले एक बार देखिए यहाँ पर एक्यूज्ड ऑफ लिखा हुआ, तो याद रखिएगा एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ का ही यूज होता है। एक्यूज्ड अगर कहीं भी लिखा होता है तो एक्यूज्ड का अर्थ होता है आरोप लगाना, आरोपित होना, तो एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ का ही यूज होता है, ये बात याद रखिए, ये कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन में। अब आप यहाँ पर देखिए एक चीज समझिएगा, एक चीज आपने पढ़ा होगा बी वर्ब के बारे में। बी वर्ब किसको कहते हैं, आपने बी वर्ब के बारे में पढ़ा है कि बी वर्ब कौन कौन सा होता है। तो याद रखिएगा बी वर्ब आपका ये सब होता है। आप जानते हैं बी वर्ब के बारे में कि बी वर्ब आपका ये होता है, इज होता है, एम होता है, आर होता है। ये बी वर्ब आपका ये होता है, वॉज होता है, वर होता है। बी वर्ब आपका बी हो सकता है, बीइंग हो सकता है और बीन हो सकता है। ये आपके 8 जो होते हैं, ये आपके 8 आपके बी वर्ब है, ठीक है। और ये बी वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है, दोनों तरह से होता है। ध्यान दीजिएगा बी वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा आई एम अ टीचर, हमने एक सेंटेंस लिखा आई एम अ टीचर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। अब आप यहां पर देखिएगा तो ये वाला जो एम लिखा हुआ, ये वाला एम देखिए आपका यहां पर ये मेन वर्ब है, और ये वाला एम जो लिखा हुआ ये एम आपका यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, और ये टीचिंग जो लिखा हुआ ये टीचिंग आपका यहां पर मेन वर्ब है, ठीक है। अब समझिए जब कभी भी, तो यहां पर देखिए यही एम आपका मेन वर्ब है और यही एम आपका यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों चीज का काम कर रहा है। तो बी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है और मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। जब इसका यूज मेन वर्ब के रूप में होता है, ध्यान दीजिएगा, जब इसका यूज मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तब इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है और वो नाम होता है लिंकिंग वर्ब। इसको हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जब ये मेन वर्ब का काम करेगा तब इसको कहेंगे लिंकिंग वर्ब, और जब ये लिंकिंग वर्ब होगी तब इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और कॉम्प्लीमेंट आपका तीन ही चीज हो सकता है, या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जब इसका यूज मेन वर्ब के रूप में होता है तब ये आपका कॉम्प्लीमेंट होता है, और उसके बाद आपका एक लिंकिंग वर्ब होता है, उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है। तो यहां पर ये जो टीचर लिखा हुआ ये टीचर आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये जो टीचर है ये टीचर आपका कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो यू लिखा हुआ ये यू आपका ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में अंतर है, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वही सब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों सेम है। जो आई है वही आपका टीचर है, लेकिन जो यू है बताइए वही आई है, नहीं है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग होता है लेकिन सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम होता है। अब एक बात बताइए,
ये जो एम वर्ब का यूज किए हैं किसके अनुसार, इस कॉम्प्लीमेंट के अनुसार इस एम का यूज हुआ है या इस आई के अनुसार इस एम का यूज हुआ है। तो याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट के अनुसार कभी भी वर्ब का यूज नहीं होता है, वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ाइए। जब आप क्वेश्चन को देखिएगा तो यहां पर देखिए ये जो इट लिखा हुआ ये इट आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर जो लिखा हुआ ये वर आपकी यहाँ पर मेन वर्ब है, चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो वर्ब पहले आ जाती है। और ये जो दे लिखा हुआ ये दे आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये दे आपका कॉम्प्लीमेंट है। अब बतलाइए कि ये जो वर लिखा हुआ ये वर किसके अनुसार होगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार वर का यूज होगा या कॉम्प्लीमेंट के अनुसार होगा। तो याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट के अनुसार कभी भी वर्ब का यूज नहीं होता है, वर्ब का यूज जब भी होता है तो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का यूज किया जाता है, कभी भी कॉम्प्लीमेंट के अनुसार वर्ब का यूज नहीं होगा। तो ये वर्ब का यूज जब भी होगा तो इट के अनुसार होगा, और इट आपका हमेशा ही सिमुलर होता है, और हमेशा सिमुलर होता है तो यहाँ पर वर नहीं होके वॉज हो जाएगा। ये जो वर लिखा हुआ वर को हटाइए, वर के बाद वॉज कर दीजिए वर के स्थान पर, तो सेंटेंस आपका सही हो गया। एक बात और समझ लीजिए, देखिए ये हु आपका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हु आपका यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम लोग जिस वर्ब का यूज करते हैं वो वर्ब उसके एंटीसीडेंट के अनुसार आता है, और एंटीसीडेंट यहाँ पर आपका दे है, तो दे के लिए यहाँ वर्ब लिखा हुआ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा बी वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं और बी वर्ब का यूज मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। जब इसका यूज मेन वर्ब के रूप में होता है तब उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है, और कॉम्प्लीमेंट तीन ही चीज होता है, नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव, और कॉम्प्लीमेंट के अनुसार वर्ब का यूज नहीं होता है, वर्ब का यूज आपका सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ये आपका आज का सेशन था, तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं। एक चीज आपसे एक रिक्वेस्ट था कि हो सके तो थोड़ा सा चैनल को शेयर कर दीजिएगा। अभी देखिए हमारा चैनल स्टार्टिंग फेज में है, सब्सक्राइबर हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो थोड़ा सा आप अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज भर इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।